हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी इस साल में, तो भर्तियां आने वाली हैं। चाहे वो टीचिंग लाइन की भर्ती हो, चाहे वो वीडियो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो, RS प्री का पेपर हो, कुछ भी राजस्थान की कोई भी भर्ती होगी तो सभी भर्तियों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। और आप लोग कंटिन्यूअसली इसके लिए फॉलो भी कर रहे थे कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको ऐसा कंटेंट दें जैसा आपको कहीं और ना मिले, या फिर ऐसा कंटेंट दें जिससे पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ बच्चों को यूँ लगता है कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं दे देते हमें, इसलिए नहीं दे देते क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को 99% लोग जब सर्वे पढ़ाते हैं तो राजस्थान सरकार ने सर्वे छापा होता है जो लगभग 250-300 पेज का होता है। क्लास के अंदर वो 250-300 पेज खोल के पढ़ के सुना दिए जाते हैं। अगर मैं 250 पेज पढ़ के आपको सुना दूंगा तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या महत्व है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उस पर। जैसे आज मैं आपको चैप्टर 1 कराऊंगा। चैप्टर 1 को अगर आप लोग एक्चुअल सर्वे में देखेंगे, असली आर्थिक समीक्षा में देखेंगे, तो वहां पे आपको 25-30 पेज का या उससे ज्यादा का मिलेगा, जिसको हमने समेट के 4-5 पेज में कवर किया है। और इस तरह से कवर किया है कि आपके एग्जाम का कोई प्रश्न उसमें से छूटे नहीं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक ही चीज को 10 बार पढ़ते हैं हम लोग, तब जाके उसको कहीं छोटा करने में सक्षम हो पाते हैं। उसमें आप देखेंगे तो वैरायटी की टेबल्स हैं, मल्टीपल सारणियां और ग्राफ बने हुए हैं। सारी टेबल्स को हटा के उसकी जगह हमने अपनी तरफ से मेहनत करके एक सुंदर सी टेबल बनाई है, जिसमें आपको सभी आंकड़े मिल जाए। सर्वे में नहीं मिलेगी आपको वो टेबल, हमारी बनाई हुई टेबल है। तो ये सारे काम करने में समय लगता है। तो मैं आपको सिर्फ यही करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो धैर्य दिखाया है, जो पेशेंस दिखाया है, उसको बनाए रखें। ये वादा है आपसे कि आर्थिक समीक्षा आपको पूरी कराई जाएगी। और फिलहाल हमारे सर पे ऐसा कोई पेपर नहीं है कि 4 ही दिन में पेपर होने वाला है, नहीं तो क्या पता मैं बहुत जल्दी भी कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे से ही पूरी आर्थिक समीक्षा करवाएंगे और कंटिन्यूस रहेगी, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग पहली क्लास, और सभी लोग पूरे मन से इसको पढ़ें। आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि हर साल जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सरकारें संसद में या विधानसभा में बजट प्रस्तुत करती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम सब जानते हैं 1 अप्रैल से हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल से पहले फरवरी के महीने में एक बजट संसद के सामने रखा जाता है। वैसे ही राज्य सरकार भी विधानमंडल के सामने एक बजट का प्रस्ताव रखती है। बजट हमेशा ये बताता है कि जो वर्ष अभी शुरू ही नहीं हुआ, जो होने वाला है, उसमें हम खर्चा कैसे कैसे करेंगे, उसमें कहां से पैसे आएंगे, उसका उपयोग कैसे होगा। लेकिन जो वर्ष समाप्त हो चुका, जो ईयर खत्म होने जा रहा है, उस पुराने वर्ष में कैसी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में स्थितियां रही, उस पुराने वर्ष में कौन सी योजना में कितना खर्चा हो गया, उस पुरानी योजना में राजस्थान में कितनी प्रगति हुई, कहां कहां पे कमियां रह गई, प्रति व्यक्ति आय में क्या फर्क पड़ा, ये जो वास्तविक आंकड़े हैं ये बजट में नहीं होते। तो पिछले वर्ष में कुछ आंकड़े वास्तविक होते हैं, सभी आंकड़े नहीं होते। पिछले वर्ष का जितना भी सांख्यिकी डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा जितना भी होता है, वो सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा, डिफरेंट एनालिसिस, वो सरकारें आर्थिक समीक्षा के रूप में संसद में, विधानसभा के सामने रखती है। केंद्र सरकार संसद में रखती है, और वहीं पे राजस्थान की जो सरकार है वो विधानसभा के सामने रखा जाता है। तो बजट के साथ में एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है जिसका नाम आर्थिक समीक्षा है, जो पिछले वर्ष की और उससे पहले की आर्थिक प्रगति को अलग अलग सांख्यिकी मेथड से हमें कैलकुलेशन करके बताती है। और बजट में आने वाले वर्ष की बातें होंगी, इसलिए बजट हमेशा आने वाले वर्ष के लिए होता है। तो अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं, तो 2022 अगर चल रहा है तो 2022 में जो बजट पेश हुआ वो हुआ 22-23 के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बजट 22-23। और आर्थिक समीक्षा पिछले साल की आएगी, इसलिए आर्थिक समीक्षा है 21-22 की। तो बजट 22-23 का और ये 21-22 की, एक साल पीछे चलती है। आज हम इसमें पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। इसका मतलब है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पिछले साल जो बड़े परिवर्तन हुए, जैसे कि राजस्थान की GDP, GSDP जिसको बोलते हैं, तो राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, उसमें कितनी वृद्धि हुई, राजस्थान की इकोनॉमी का साइज बढ़ा या घटा, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय पे क्या फर्क पड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1।
चैप्टर नंबर 1 शुरू करने से पहले हमें कुछ 2-3 ऐसी बेसिक बातें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, या मैं ये बोलूं कि 2-3 इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो उनके बिना हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो ये मानते हुए कि आप में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको छोटा सा समराइज वे में बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या है वो देखिएगा ज़रा। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना है GDP, जिसको हम अंग्रेजी में बोला करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप सभी लोगों ने सुना है। ठीक ऐसे ही एक और नाम सुनने को मिलता है जिसका नाम है एनडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जीडीपी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और एनडीपी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमें हल्का सा समझना है कि ये दो शब्द क्या हैं, लेकिन याद रखिएगा जीडीपी और एनडीपी ये शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो ये केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयोग होते हैं या देश के लिए प्रयोग होते हैं। इन्हीं शब्दों को जब राज्य के लिए प्रयोग किया जाएगा तो जीडीपी बन जाता है जीएसडीपी और एनडीपी जो है वो बन जाता है एनएसडीपी। ध्यान से देखें तो जी और एन ये तो कॉमन है, डीपी पहले भी था, डीपी आज भी है। फर्क क्या आया, एस शब्द लग गया। एस शब्द जो है वो स्टेट को डिनोट करता है, तो इसका पूरा नाम बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब हमें समझना है कि घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल और शुद्ध क्या होता है, और राज्य वाली कहानी तो हम पढ़ ही लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ भारत के लिए जीडीपी कहलाती है वही चीज़ राजस्थान के केस में जीएसडीपी कहलाएगी। आप समझते हैं इसको। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये मान लीजिए हमारे भारत देश का क्षेत्र है, तो ये मैंने बना ली हमारी कंट्री जिसका नाम है भारत। हम देखना चाहते हैं कि हमारे भारत में पिछले वर्ष में आर्थिक प्रगति कितनी हुई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी हुई। कैसे पता चलेगा, सोच के देखिएगा जरा। पिछले वर्ष तक हमारे देश की पूरी इकोनॉमी का आकार, पूरे देश की अर्थव्यवस्था कुल मिला के 10,000 करोड़ की थी। उदाहरण है ये जस्ट। तो मान लीजिए कि 10,000 करोड़ की पूरी अर्थव्यवस्था थी। अगर हमें पता चले कि अब की बार ये अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई, तो अगर हमें पता चले कि ये 11,000 करोड़ हो गई, तो 10,000 से इकोनॉमी का साइज बढ़ के कितना हुआ, 11,000 करोड़। कितना अंतर आया, 1,000 करोड़। इसका मतलब देश में 1,000 करोड़ की प्रगति हुई है। अब सोचिएगा, कोई चीज जो पहले 10,000 थी वो 11 कैसे हो सकती है। एक ही तरीका है, या कोई आबरा कडाबरा नहीं होता, या बचपन वाली वो किताबों में डालते थे ना, विद्या डाल के छोड़ते थे विद्या 4 हो जाती थी, वो नहीं होने वाला। कैसे होता होगा, पिछले साल जो 10,000 का सामान आपके पास था उसका प्रयोग करके आपने और ज़्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन किया होगा और 1,000 रुपये की नई चीज़ें बना दी। जो आप अपने देश में नई चीज़ें बना देते हो वही देश की आर्थिक प्रगति है। तो जीडीपी या घरेलू उत्पाद क्या है, हम लोग हमारे देश की भौगोलिक सीमा में, देश के ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए जो भी नया सामान, नई वस्तु या सेवाएं बनाते हैं उसी को हम लोग उस देश का घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो 1,000 रुपये जो डिफरेंस आया वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। अगर मैं बोलूं इस साल हमने 2,000 रुपये का नया प्रोडक्शन किया तो हम बोलेंगे कि देश की जीडीपी 2,000 है, और इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था पिछले साल की तुलना में कितने रुपए से आगे बढ़ जाएगी, 2,000 रुपये से आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा जीडीपी का बेसिक फंडा है। तो बड़ा आसान है। देखिए डेफिनेशन में मैं नहीं जा, डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन फिर भी सिंपलिस्टिक वे में चलें तो एक साल के अंदर अंदर देश के सभी रेजिडेंट या निवासी मिलके देश की घरेलू सीमा में जो भी नई वस्तु और सेवाएं बनाते हैं उन्हीं की वैल्यू, उनका अंतिम मूल्य ही हमारे लिए जीडीपी कहलाता है। अब ये तो देश की बात हो गई। अब हमें देखना है कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति कितनी हुई। तो देश की भौगोलिक सीमा की जगह इसमें से राजस्थान की भौगोलिक सीमा ले लो। राजस्थान की भौगोलिक सीमा के अंदर अंदर जितना भी उत्पादन इस साल नया हुआ है वो राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, और उसी को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोल देते हैं जीएसडीपी। तो मान लीजिए कि इस साल एक फाइनेंशियल ईयर में राजस्थान में कुल मिला के 400 करोड़ का, जस्ट उदाहरण है, 400 करोड़ का नया उत्पादन हुआ तो हमारा जीएसडीपी 400 करोड़ कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। लेकिन कुछ विद्वान, आप जैसे लोग, समझदार लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब आपने पिछले साल की तुलना में इस साल उत्पादन बढ़ाया, लेकिन उत्पादन करने के दौरान आपके पास जो मशीनें थी उनके अंदर कुछ घिसावट आ गई। जिन मशीनों का उपयोग करके आपने उत्पादन किया उन मशीनों के अंदर कुछ घिसावट आ गई, उनकी वैल्यू कुछ कम हो गई। तो अगर आपने 400 का उत्पादन किया है और उसके पीछे मशीनों को 200 रुपये का या 20 रुपये का नुकसान पहुंचा दिया, 50 मान लेता हूँ, 50 रुपये का नुकसान पहुंचा दिया, तो उसको भी तो कम करो। तो प्रैक्टिकली आपने 400 का फायदा किया, 50 का नुकसान किया। इसका मतलब आपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कितना दिया है, 350 का ओनली। तो ये जो 50 रुपये हम लोग घटाते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं मूल्यह्रास, जो एक तरह से हमारी संपत्तियों में होने वाली गिरावट है। मूल्यह्रास को अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन, और जीएसडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनएसडीपी।
अगर देश का नाम होता तो जीडीपी एनडीपी बोल देते, और देश का नाम नहीं है, राज्य का है, तो जीएसडीपी और एनएसडीपी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि जीएसडीपी किसे कहते हैं और एनएसडीपी किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आसान भाषा में बोलूं तो एक वित्त वर्ष के अंदर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में किया गया कुल उत्पादन, वो हमारे लिए जीएसडीपी कहलाता है, और उस जीएसडीपी में से अगर मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो एनएसडीपी कहलाता है। परिभाषाएं मैंने आपके लिए दे दी हैं। इन परिभाषाओं को आप लोग जब चाहेंगे तो आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि एक वित्त वर्ष में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का योग ही जीएसडीपी कहलाता है। और एनएसडीपी किसे कहते हैं? एनएसडीपी बराबर, एनएसडीपी किसे कहते हैं? जीएसडीपी ले लो और उसमें से सीएफसी घटा दो। सीएफसी का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। आसान भाषा में समझने के लिए मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, मशीनों में होने वाली घिसावट। अब चलते हैं आगे। देखिए, अभी मैं कुछ बुद्धिमान बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई इसके बारे में भी कम बताया। कम बिल्कुल बताया मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और सीएफसी अपने आप में डिस्कशन का मुद्दा है। 1 घंटे हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो आर्थिक समीक्षा है, ना कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट पे बातें करना, इसलिए मैं इसको यहीं रोकूंगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपके साथ बात करता हूँ। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको लगता है कि कोई इकोनॉमिक टर्म ऐसा है जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, मतलब आप कहीं भी पढ़ते हैं और कहीं पढ़ते समय आपको लगता है कि कोई इकोनॉमी का टर्म ऐसा है जो बहुत दुखी करता है, नहीं समझ में आता, तो आप उसे हमें कन्वे कीजिए। हम वादा करते हैं कि आपको सरल भाषा में उसको समझाएंगे और उसके ऊपर जल्द ही कोई ना कोई वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक है आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ऑपरेशन ट्विस्ट 1000 जगह से पढ़ लिया बच्चे ने, लेकिन नहीं पढ़ पड़ता, पता नहीं क्या लिखा होता है, ये बेचो ये खरीदो। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ है, पंप प्रीमिंग थ्योरी है या कोई भी, तो कुछ ऐसा है तो प्लीज़ हमें कन्वे कीजिए, हम ज़रूर वो बात आपको समझाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जिस समय हम लोग जीडीपी की या जीएसडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, तो जीएसडीपी की कैलकुलेशन करते समय 2 प्राइस काम आते हैं, 2 मूल्यों पर गणनाएं होती हैं। 2 मूल्य कौन कौन से? एक मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं प्रचलित मूल्य, अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस या प्रिवेलेंट प्राइस। तो इसको मार्केट प्राइस, प्रिवेलेंट प्राइस, प्रचलित मूल्य, बाजार मूल्य बोल सकते हैं। एक और मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस। तो इन दोनों की, जीएसडीपी की और एनएसडीपी की कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पे भी होगी और मार्केट प्राइस पे भी होगी। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में विशेष रूप से अंतर है, देखिएगा। मान लीजिए कि हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किसी एक वर्ष को हम लोग आधार वर्ष मानते हैं। उदाहरण के लिए जस्ट एग्जांपल है, मान लो हमने 2011-12 को आधार वर्ष माना और आज हम बैठे हैं एग्जांपल के लिए 2021-22 में। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2011-12 के अंदर तो डाटा क्या था, 2021-22 में क्या था, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितनी वृद्धि हुई। तो आधार वर्ष या बेस ईयर एक वो वर्ष है जहाँ से गणनाएं हमारी शुरू होती हैं। और इस 2011-12 में किसी चीज़ की कीमत थी 100 रुपए। आज उसी चीज की कीमत जिसकी 100 रुपए थी, आज उसकी कीमत है 175 रुपए। तो सोचिएगा, मान लीजिए एक चॉकलेट थी ये, तो पहले एक चॉकलेट 100 की आती थी, आज एक चॉकलेट 175 की आती है। सेम चॉकलेट में अगर ये फर्क आया है तो कितना फर्क आया? 75। ये फर्क किस वजह से आया होगा? ये फर्क महंगाई की वजह से आया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज की कीमत इस महंगाई से पहले कितने की थी? 100 रुपए की। किसी भी चीज की कीमत महंगाई से पहले आधार वर्ष में जो थी वो कीमत तो कहलाती है स्थिर मूल्य, और इस स्थिर मूल्य को अंग्रेजी में हम बोल देते हैं कांस्टेंट प्राइस। और उसी चीज की कीमत आज बाजार में जो है वो आज का बाजार मूल्य प्रिवेलेंट प्राइस या प्रचलित मूल्य कहलाएगा। और आज का मार्केट प्राइस कितना है? 175 रुपए। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम 175 रुपए या बाजार मूल्य पे भी देखते हैं कि आज जीडीपी या जीएसडीपी कितनी है, और हम ये देखते हैं कि अगर इसको आज के मूल्य पे निकालने की बजाय इस पुराने आधार वर्ष के मूल्य पे निकाला जाए, जिसको स्थिर मूल्य बोलते हैं, महंगाई से पहले देखा जाए तो कितनी है। तो दोनों मूल्यों पे कैलकुलेशन होती है। अब दोनों मूल्यों पे हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों पे कैलकुलेशन क्यों? दोनों पे कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाजार मूल्य आज का प्राइस है, आज की परिस्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब हमें ये देखना हो कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखने के लिए हम लोग चीज़ों को कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे निकालते हैं। कैसे? समझिएगा। आपकी जेब में, ध्यान देना सभी लोग, आपकी जेब में, आपके घर पे मान लेते हैं, आपके घर पे एक
ये घर है आपका, चलो घर ही बना दिया, ये आपका घर है। आपका घर आपने खरीदा 1 करोड़ रुपए का, एक घर है 1 करोड़ का खरीदा। आज भी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज भी आपके पास वही एक घर है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ के हो जाती है 2 करोड़ रुपए। पहले घर की कीमत कितनी थी? 1 करोड़। अब उस घर की कीमत कितनी हो जाती है? 2 करोड़। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ भाई साहब बाजार मूल्य कितना, तो आप बोलोगे 2 करोड़। मेरे से कोई पूछे कि क्या इस आदमी ने जीवन में आर्थिक प्रगति की है क्या, तो कोई आदमी बोलेगा कि हाँ इसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। पहले इसके पास 1 करोड़ का घर था, अब 2 करोड़ का घर है। मैं उसको रोकूंगा और समझाऊंगा भाई ऐसा नहीं है, इस आदमी की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई ही नहीं। इसके पास 10 साल पहले भी एक घर था, आज भी एक घर है, और ये जो 1-2 करोड़ का फर्क दिख रहा है ना, ये इसकी आर्थिक प्रगति नहीं है, ये तो महंगाई का फर्क है। जिस समय घर खरीदा उस समय महंगाई का स्तर कम था, इसलिए 1 करोड़ का आ गया। आज महंगाई का स्तर ज्यादा है, इसलिए 2 करोड़ का आ गया। इसकी आर्थिक प्रगति तब होती जब पहले इसके पास एक घर था, अभी इसके पास 2 घर होते, 3 घर होते, 4 घर होते। तो नॉर्मली बाजार मूल्य के हिसाब से चीजें हम देखते हैं तो महंगाई की वजह से बढ़ जाती हैं, और क्योंकि वो महंगाई के हिसाब से बढ़ जाती हैं, इस वजह से वो आर्थिक प्रगति को नहीं दिखाती। आर्थिक प्रगति सिर्फ तभी नजर आएगी अगर इस 2 करोड़ में से मैं महंगाई हटा दूं। तो मैं पूछता हूं कि इसकी आर्थिक प्रगति निकालनी है तो एक काम करते हैं, आज तक कितनी महंगाई बढ़ी वो हटा दो। आज तक 1 करोड़ की महंगाई बढ़ी वो हटाओ, 2 करोड़ में से 1 करोड़ की महंगाई घटाई तो घर का मूल्य आज भी कितना? 1 करोड़। पहले भी कितना था? 1 करोड़। तो इसके पास पहले भी 1 करोड़ की संपत्ति थी, आज की भी 1 करोड़ की संपत्ति। इसका मतलब कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई ही नहीं। तो याद कर लीजिए इस बात को, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा स्थिर मूल्य दिखाता है, बाजार मूल्य नहीं। इसलिए हम दोनों प्राइजेस के ऊपर कैलकुलेशन किया करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि स्थिर मूल्य क्या है और कांस्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं इस टेबल की। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल के अंदर, ये टेबल हम लोगों ने दोबारा से रीडिज़ाइन किया, नया बनाया है। इसमें जो आंकड़े हैं बस उन्हीं आंकड़ों को देख लीजिए, बाकी आंकड़े आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और डाटा क्रैमिंग मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा, याद करना आपका काम है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है भारत के आंकड़े। तो ये टेबल का ये हिस्सा जो है वो सारे के सारे भारत के आंकड़े दिखाता है कि भारत में क्या परिस्थिति रही। ये वाला जो हिस्सा है ये सारा राजस्थान के आंकड़े दिखाता है। हमने लिया है 2020-21 में राजस्थान में क्या स्थिति थी, 21-22 में क्या है, 2020-21 में वृद्धि दर या ग्रोथ रेट कितनी रही और 21-22 में ग्रोथ रेट कितनी रही। ग्रोथ रेट कैसे निकलती है? पिछले साल की तुलना में इस साल जो भी प्रतिशत परिवर्तन आया, परसेंटेज चेंज आया, वो ग्रोथ रेट कहलाता है। एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है जीडीपी। तो जब इंडिया का देखेंगे तो जीडीपी पढ़ेंगे, राजस्थान का देखेंगे तो जीएसडीपी पढ़ेंगे। और याद रखिए मूल्य कौन सा है? एमपी, बाजार मूल्य। तो अगर बाजार मूल्य के हिसाब से चलें तो बाजार मूल्य के हिसाब से 2020-21 में भारत में जो फिगर है वो है 19745670 करोड़ रुपए, और इधर 21-22 में है 23214703। 2020-21 में अगर हम वृद्धि दर देखें तो 2020-21 का मतलब है 19-20 की तुलना में 20-21 में कितना चेंज आया? वो नेगेटिव चेंज है, -3%। और ये नेगेटिव चेंज होना है क्यों? क्योंकि कोरोना का इंपैक्ट था, कोरोना की वजह से ये प्रभाव यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर है। जबकि इस साल से इस साल चले 21-22 में आए तो ये वृद्धि दर कितनी नजर आ रही है? 17.6%। कई लोगों को लगता है क्या बात है यार, क्या ग्रोथ है? 17% ग्रोथ होनी ही है। लॉकडाउन में सब कुछ जीरो हो गया, और जीरो से शुरू करके वापस नॉर्मल लेवल पे भी आओगे तो ग्रोथ बड़ी दिखेगी। अब इसकी तुलना में अगर राजस्थान में देखें, ये आपको याद कर लेना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार अब की बार कितना एस्टिमेटेड है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार ये एस्टिमेटेड है अब की बार 11,96137 करोड़ रुपए। पहले कितना था? 101,332 करोड़ रुपए। अगर वृद्धि दर की बात की जाए तो पिछले साल वृद्धि दर हमारी लॉकडाउन के बाद रही 1.43%, और अब की बार वो जो हमारी वृद्धि दर है वो रही है 18.04%। तो ग्रोथ रेट के अंदर यहाँ पे मेजर चेंज देखने को नजर आ रहा है। ये फिगर याद करनी है, ये फिगर याद करनी है। फिर बात करते हैं हम लोग एनडीपी की या एनएसडीपी की। एनडीपी या एनएसडीपी, जस्ट ए मिनट। एनडीपी एनएसडीपी देखें तो ये कैसे चेंज आया होगा? इस जीडीपी में से या जीएसडीपी में से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कॉस्ट घटा दें तो एनडीपी एनएसडीपी आ जाएगा। यहां पे चले तो पिछली बार 9,14,262 करोड़ रुपए की राजस्थान में एनएसडीपी रही है, और 21-22 में ये बढ़ के और
10,78,903 करोड़ रुपए हो गई। 1.80% की ग्रोथ रेट थी, जो अब की बार 18.01% की ग्रोथ रेट है। अब देखिएगा यहाँ पे, याद कीजिएगा, नॉर्मली एनएसडीपी के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, जीडीपी और जीएसडीपी इंपॉर्टेंट होता है, ये फिगर याद कर लीजिए। उसके बाद बात आता है जीवीए का, तो जो जीवीए कहलाता है वही स्टेट के केस में जीएसवीए बन जाएगा। जीवीए का मतलब होता है सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो पिछले साल हमारे राजस्थान में कृषि क्षेत्र में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, निर्माण क्षेत्र को आप उद्योग क्षेत्र मान लीजिए, मैंने नाम निर्माण लिख दिया, उद्योग क्षेत्र में कितना चेंज आया और इसके साथ सेवा क्षेत्र में कितना चेंज आया। तो ये देखिए यहाँ पे कृषि क्षेत्र के अंदर 2021-22 में जो एस्टिमेटेड है वो है 3,37,221 करोड़ रुपए, यहाँ पे है 2,75,163 और सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र 5,03,180 करोड़ रुपए। ये हमारा जीवीए स्टेट का है, जीएसवीए है। इसमें अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो 20-21 की ग्रोथ रेट देखिए। 20-21 में हम सभी जानते हैं कि 20-21 में मात्र एक कृषि क्षेत्र था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ 13.43% दिखाई, बाकी उद्योग और सेवा दोनों ही माइनस में चल रहे थे लॉकडाउन की वजह से। अब की बार तीनों क्षेत्र पॉजिटिव है। एक प्रश्न बनता है कि पिछले वर्ष कौन सा क्षेत्र पॉजिटिव था, तो कृषि क्षेत्र पॉजिटिव था। अब की बार कृषि भी पॉजिटिव है, उद्योग भी और सेवा भी। और अब की बार हाईएस्ट जीवीए कहां से आ रहा है, हाईएस्ट जीवीए अब की बार उद्योग क्षेत्र से आने की संभावना है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। जो जीडीपी अभी हम लोगों ने बाजार मूल्य पे निकाली थी, उसी जीडीपी को अगर हम लोग एक बार फिर से कैलकुलेट करें, और अब की बार हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे, तो स्थिर मूल्यों पे देखते हैं। अब की बार ये सारी फिगर हमने स्थिर मूल्य पे ले ली। स्थिर मूल्यों के हिसाब से देखें तो इधर वाला भारत का एरिया, यहां से राजस्थान है। 20-21 में राजस्थान में स्थिर मूल्यों पे जीडीपी रही है 6,60,118 करोड़ रुपए, जो अब की बार बढ़ के 7,33,017 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ थी 2.86 की, अब की बार पॉजिटिव ग्रोथ है 11% की, 11.04। इसी तरह से एनडीपी देखें तो एनडीपी में पिछले साल -2.49 की नेगेटिव ग्रोथ थी, जो अब की बार 11.5% की पॉजिटिव ग्रोथ है। इसके साथ साथ जो अभी हमने जीवीए देखा था, उसी जीवीए को अगर हम लोग स्थिर मूल्यों पे देखें तो स्थिर मूल्यों पे पिछले साल कृषि क्षेत्र 5.84% पॉजिटिव था और सेवा और उद्योग -5% थे। अब की बार कृषि क्षेत्र पॉजिटिव 4% है, मतलब कृषि क्षेत्र में यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है, 5 से घट के 4 हुआ। यहाँ पे ये 5% बढ़ के 15 हो गया। 15% की ग्रोथ का मतलब समझते हैं आप, 15% का मतलब हुआ 20, 15 का मतलब 20 कैसे भाई, पिछले साल कोई चीज़ 5 थी, अब की बार अगर इसमें 20% पॉजिटिव आएगा तो प्लस माइनस होके और ये 15 पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस पॉजिटिव 15 आने के लिए बहुत मेहनत लगी होगी, लगभग 20% की ग्रोथ रही होगी। लेकिन हमें तो आंकड़े दिखाने हैं, तो हम बोलेंगे कि ये 15.37% है और सेवा क्षेत्र में 11.89% है। फिर बहुत महत्वपूर्ण फिगर आती है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसको ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में इस बार प्रति व्यक्ति आय एस्टिमेटेड है 1,35,218 रुपए, 1,35,218 रुपए अगर हम बाजार मूल्य के आधार पे चलें तो। और इसी को बाजार मूल्य की बजाय अगर हम लोग स्थिर मूल्य के आधार पे चलें तो 81,231 रुपए। बच्चे इसको याद कर लेना, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 रुपए या फिर 81,231 रुपए। पिछले वर्ष कितना था बाजार मूल्य के हिसाब से, 1,15,933 और स्थिर मूल्यों के हिसाब से 74,009 रुपए। अगर ग्रोथ देखें तो बाजार मूल्य के हिसाब से पिछले साल की तुलना में अब की बार 16.33% प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और स्थिर मूल्यों पे चलें तो 9.76% ज्यादा है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया GFCF। ये GFCF क्या है? इस GFCF की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पूरा नाम होता है इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका पूरा नाम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब होता है हमारे भारत में जो भी उत्पादक हैं उनके पास में संपत्तियां कितनी जुड़ी। तो किसी उत्पादक के पास में, प्रोड्यूसर के पास में पिछले साल संपत्ति थी 100 करोड़ की, अब की बार उन्होंने संपत्तियों में इजाफा कर लिया, प्रॉपर्टीज है उनके पास में, मशीनें 120 करोड़ की, तो 20 करोड़ की स्थायी संपत्ति बढ़ गई। ये 20 करोड़ रुपए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण जितना ज्यादा हो, जितना ऊपर हो, उतना बेहतरी की तरफ दर्शाता है, उतना बेहतर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने ज्यादा पैसे कमा के ज्यादा पैसे खा लें तो आपको कोई बहुत अच्छा नहीं बताएगा, लेकिन हर महीने ज्यादा पैसे कमा के आप ज्यादा संपत्तियां खड़ी कर लें, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें, स्थायी संपत्तियां ज्यादा हो, तो लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत रईस है, बहुत ठाठ है इसके। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल जितनी ज्यादा होती है उससे आने वाले टाइम में कंट्री के अंदर ज्यादा
इन्वेस्टमेंट होने से ज़्यादा पैसे कमाने की संभावनाएं होती हैं, ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख दी। मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल आसान है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक उत्पादक ने पिछले साल की तुलना में जितनी ज़्यादा संपत्तियां इकट्ठी कर ली उसको हम लोग ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इस साल 100 करोड़ की नई संपत्ति खरीदी, 20 करोड़ की पुरानी संपत्ति नष्ट कर दी, तो GFCF हमारा 80 करोड़ रुपये कहलाएगा। उसके बाद इसमें फिगर देख लीजिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा एक साल पीछे की फिगर अवेलेबल होती है। तो सर्वे अगर हमारा 21-22 का है तो ये 20-21 की फिगर अवेलेबल होगी, और वो कितना है 2,76,473 करोड़ रुपए, और इसमें ग्रोथ होने की बजाय नेगेटिव फिगर है -2.45। इस साल का एस्टीमेट अवेलेबल नहीं है। फिर बात आती है कि राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी या प्राइस इंडेक्सेस के हालात क्या रहे। प्राइस इंडेक्सेस का मतलब है हर साल महंगाई बढ़ती है, महंगाई को नापने के लिए जिन सूचकांकों का, जिन इंडेक्सेस का प्रयोग करते हैं वही राजस्थान के मूल्य सूचकांक या मूल्य सांख्यिकी की कहलाता है। आप सभी ने नाम सुना होगा WPI, CPI आदि, तो उनके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर एक डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, जिसका नाम है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डायरेक्टरेट। इस डायरेक्टरेट का काम है राजस्थान में जितने भी मूल्य सांख्यिकी है इसकी कैलकुलेशन करना। उसमें ये लोग साप्ताहिक आधार पे, वीकली बेसिस पे वस्तुओं के थोक और खुदरा भाव, थोक का मतलब होलसेल प्राइस, खुदरा का मतलब हो गया रिटेल प्राइस, उन प्राइजेस को ये लोग कंपेयर करते हैं। और 1957 से ये काम चलता आ रहा है। कुछ केंद्र चयनित कर रखे हैं, इसका मतलब पूरे राजस्थान में जाके तो मूल्यों का पता नहीं कर सकते, तो हमने कुछ कुछ सेंटर्स चयनित कर रखे हैं, वहां से मूल्यों का पता करते हैं। तो हम लोग जो हमारे चयनित केंद्र हैं वहां से नियमित रूप से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जिसमें हम देखते हैं वस्तुओं का थोक मूल्य कितना चल रहा है, खुदरा मूल्य कितना चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि भवन निर्माण के लिए जो सामग्री प्रयोग होती है, बिल्डिंग मटेरियल, उसकी कीमतें कैसी चल रही हैं। पशुधन उत्पाद, पशुधन उत्पाद का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट जो है उनके प्राइजेस क्या चल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट क्या चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो लेबर रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। ये सारे आंकड़े राजस्थान का आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय डायरेक्टरेट इकट्ठा करता है। उसके आधार पर राजस्थान में महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब जो थोक मूल्य के आधार पर राज्य के आंकड़े वो मासिक रूप से जारी होते हैं, और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये राजस्थान सरकार जारी ना करके एक हमारा लेबर ब्यूरो है, शिमला में स्थित है, केंद्र सरकार का है, वो जारी करता है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में WPI या थोक मूल्य सूचकांक क्या है। देखिए, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, जिसको थोक मूल्य सूचकांक को अंग्रेजी में होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI बोलते हैं, उसका आधार वर्ष है हमारे लिए 99-2000। जब भी किसी वर्ष को बेस ईयर, आधार वर्ष का मतलब हो गया बेस ईयर, जब भी किसी ईयर को बेस ईयर माना जाता है तो उस वर्ष के आंकड़े 100 माने जाते हैं। उसकी जो वैल्यू 100 मानी जाती है, अगले साल की वैल्यू 100 से ऊपर चलेगी। तो जैसे 99-2000 में 100 है, तो फिर अगला साल हो गया 2000-2001, उसमें ये 105, 104, 106 चलेगी। तो 100 से शुरुआत करते हैं, बेस ईयर में 100। आज तक RS प्रीलिम्स में हमेशा ये क्वेश्चन आया है, हमेशा आया है। आप इस साल वाले RS को छोड़ के पिछले 3 साल के RS देखेंगे, तीनों साल RS में कंटिन्यूसली क्वेश्चन आया है WPI का बेस ईयर कौन सा है, याद कर लीजिए 99-2000 है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या है। आप जानते हैं कि बाजार में 2 तरह के लेन देन होते हैं। एक तो आप और मैं छोटे छोटे ग्राहक दुकानों से सस्ती मात्रा में, छोटी मात्रा में सामान खरीदते हैं, वो तो होता है कंज्यूमर प्राइस, उपभोक्ता मूल्य, जिसपे उपभोक्ता सामान खरीदता है। एक वो प्राइस है जिसमें बड़े बाजारों में थोक में भारी मात्रा में लेन देन होते हैं, वो थोक बाजार कहलाता है। वहाँ के मूल्य थोक मूल्य कहलाते हैं, जिसमें नॉर्मली व्यापारी लोग आपस में लेन देन करते हैं। तो जब थोक मूल्यों के आधार पर महंगाई को नापा जाए तो वो थोक मूल्य सूचकांक कहलाता है, और ये पूरे मार्केट में, पूरी अर्थव्यवस्था में ब्रॉडली महंगाई बताता है। हमारे राजस्थान में मंथली बेसिस पे ये आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन राजस्थान में हजारों वस्तुएं, लाखों वस्तुएं बाजार में खरीदी बेची जाती हैं। हम लोग WPI के लिए खाली 154 वस्तुओं की महंगाई देखते हैं, बाकी की नहीं देखते। 154 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की वस्तुएं हम लेते हैं। एक तो हम लेते हैं प्राइमरी गुड्स या प्राथमिक वस्तुएं, एक हम लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या विनिर्मित वस्तुएं, और दूसरा लेते हैं हम लोग एनर्जी गुड्स, जिसके अंदर ईंधन, शक्ति, प्रकाश, ये सब शामिल है। इनमें अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक वस्तुएं मतलब खाने पीने की चीज़ें 75 हैं, 69 चीज़ें हमारे पास में विनिर्मित या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, और बाकी जो एनर्जी गुड्स हैं वो 10 हैं। इस तरह से टोटल मिला के 154 वस्तुओं के आधार पर WPI निकलता है। और इनमें सबसे ज़्यादा भारांश अगर हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सबसे ज़्यादा जो भारांश है वो हमारा इनका प्राथमिक गुड्स का 75 वस्तुएं यहाँ पे नज़र आती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो राजस्थान में 2020 में
ये जो WPI रहा ये 330.86 रहा और 2021 में ये था 363.23। तो जो एक तरह से 330 से बढ़ के 363 हुआ तो महंगाई दर्शाता है, वृद्धि दर्शाता है, और वो वृद्धि का परसेंटेज है 9.78। ये तो एक बात होगी WPI के बारे में। फिर बात आती है CPI के बारे में। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस क्या है? बाजार में उपभोक्ता जिस वैल्यू पे सामान खरीदता है वो कंज्यूमर प्राइस कहलाता है। कंज्यूमर प्राइस के लिए इंडेक्सेस हमारे यहाँ पे कौन कौन से जारी होते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से 4 प्रकार के CPI अभी यूज किए जा रहे हैं राजस्थान में, जिसमें से एक का नाम है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं CPI-IW, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। एक होता है कृषि श्रमिकों के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर। एक होता है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, जिसको हम बोलते हैं CPI फॉर रूरल लेबर। और एक होता है हमारे पास ग्रामीण व शहरी, CPI अर्बन एंड रूरल। इनमें ध्यान रखिएगा, ये जो पहले 3 CPI हैं ये वाले, इनको शिमला में स्थित लेबर ब्यूरो जारी करता है। और ये जो अर्बन और रूरल है, इसको हमारे भारत में एक ऑफिस है जिसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय, वो इसको जारी करता है। पहले इसको CSO किया करता था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI-IW है उसका आधार वर्ष है 2016। और याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि CPI-IW के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2016 है। इसके साथ साथ हम लोग इसके लिए जब आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो इन आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए राजस्थान में कौन कौन से केंद्रों से वैल्यू लेते हैं हम लोग? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। तो CPI-IW के आंकड़े कहाँ से लेते हैं हम लोग? अजमेर से, भीलवाड़ा से और जयपुर से। अच्छा, अब जो नई श्रृंखला आई है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और उसमें हम लोगों ने अजमेर की जगह, अजमेर हटा दिया, अजमेर हट गया, अजमेर की जगह हमने शामिल कर लिया अलवर को। तो पहले 2001 की श्रृंखला चलती थी जिसके अंदर अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर था। अब अजमेर हटा के अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर कर दिया और नया आधार वर्ष बन गया हमारा 2016। उसके बाद पूरे देश भर में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग 88 चयनित औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके डाटा लेते हैं, जिसमें से राजस्थान के 3 हो गए। राजस्थान के 3 कौन कौन से? वो यहाँ पे है 3 केंद्र, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। चलिए, तो ये याद रहेगा हमें। अब बात करते हैं हम लोग कि CPI एग्रीकल्चर लेबर है, उसका आधार वर्ष कौन सा? एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष है 86-87। जो आधार वर्ष होता है उसकी वैल्यू 100 लेते हैं हम लोग। उसके बाद में अगली बात आती है कि जो हमारा सामान्य उपभोक्ता सूचकांक है, जिसको हम CPI अर्बन और रूरल बोलते हैं, उसका आधार वर्ष कौन सा है? 2012। और 2012 वाला ये जो फिगर है ये कौन जारी करता है? NSO। NSO किसके अधीन काम करता है? हमारे भारत में एक मंत्रालय है जिसका नाम है MOSPI। MOS का PI का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ये मंत्रालय इस प्रोग्राम को देखता है। फिर अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे आके हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, प्राइस इंडेक्स या मूल्य सूचकांक जो है उनकी वैल्यूज़ को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पुराना अनुभव है हमारा, या आप पुराने एग्जाम के पेपर देखें, नहीं पूछा जाता कि महंगाई किस वर्ष में कितनी थी या CPI कितना था। आधार वर्ष पूछ लिया, कौन जारी करता है, कितने होते हैं, इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। अगर बात की जाए बाकी आंकड़ों की तो सिर्फ याद कर लीजिए GSDP, NSDP, CP और MP, बाजार मूल्य और स्थिर मूल्य पे कितने हैं, ग्रोथ कितनी हुई। बस ये 4 चीज़ें याद कर लें तो आपका प्रश्न, आपका काम बन जाएगा। तो ये हमारा आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर 1 था। बहुत छोटे में और सब कुछ कवर करने की हमने कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन आज का पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ेंगे ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। और यूं ही हम आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।